नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में और उसका मटेरियल और वह कहाँ पर यूज होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले लिखा है कि सरफेस प्लेट। तो जो सरफेस प्लेट होता है ये हमारा कास्ट आयरन या ग्रेनाइट या ग्लास का बना होता है और इसका जो प्रयोग करते हैं सरफेस प्लेट का, यह जाप की समतलता मापने में, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता और जटिल मापों को मापने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सरफेस प्लेट का जो मटेरियल होता है वह कास्ट आयरन या ग्रेनाइट या ग्लास का होता है। दूसरा है हमारा मार्किंग टूल। तो सॉरी मार्किंग टेबल है। तो जो मार्किंग टेबल होता है यह भी हमारा क्या होता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं मार्किंग टेबल का, कि मार्किंग व सरफेस प्लेट को रखने के लिए हम लोग मार्किंग टेबल का प्रयोग करते हैं। तीसरा है यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक। तो यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक जो होता है यह भी जो हमारा मटेरियल होता है वह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक जो होता है यह कास्ट आयरन का बना होता है और यह जाब पर उसके बेस के समानांतर रेखाएं खींचने, गोल व बेलनाकार जाब का केंद्र ज्ञात करने में यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। चौथा है हमारा वी ब्लॉक विथ क्लैंप। जो वी ब्लॉक होता है यह हमारा कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का बनाया जाता है और यह बेलनाकार या गोल जाप को पकड़कर मार्किंग करने तथा गोलीयता मापने में प्रयोग किया जाता है वी ब्लॉक का प्रयोग। और जो एंगल प्लेट होता है, तो एंगल प्लेट जिस मटेरियल का बनाया जाता है वह मटेरियल होता है कास्ट आयरन यानी कि CI, कास्ट आयरन का होता है। और इसका प्रयोग तब करते हैं जब जाप को किसी विशेष एंगल पर सहारा देना हो, तो वहाँ पे हम लोग एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। छठा है ट्विस्ट ड्रिल। तो देखिए जो ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है वह हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का होता है और जो ट्विस्ट ड्रिल होता है इसका प्रयोग हम लोग वृत्ताकार छिद्र करने में ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करते हैं। सातवां है यहाँ पे टैप्स। तो देखिए जो टैप्स होता है यह भी हमारा हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का होता है। यह वृत्ताकार छिद्रों में चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है टैप्स का प्रयोग। तो वृत्ताकार छिद्रों में चूड़ी काटने के लिए टैप्स का प्रयोग किया जाता है। आठवां है कि डाइज। तो देखिए जो डाई होता है यह भी हमारा हाई कार्बन स्टील का ही बनाया जाता है और जो डाई रहता है यह बेलनाकार छड़ों या पाइपों पर चूड़ी काटने में डाई का प्रयोग किया जाता है। नौवां है फिलर गेज। तो फिलर गेज जो होता है यह आपस में फिट हुए दो पार्टों के मध्य गैप को जांच करने के लिए किया जाता है और जो फिलर गेज का जो मटेरियल होता है वह हमारा कार्बन स्टील होता है। तो फिलर गेज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं कि दो मिलने वाले पार्टों के बीच जो गैप होता है उन गैपों को मापने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो अगर फिलर गेज का मटेरियल पूछे तो यह कार्बन स्टील का बना होता है। आयल कैन क्या है, तो आयल कैन जो होता है यह मशीन आयलिंग करने में प्रयोग किया जाता है और यह माइल्ड स्टील का बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयल कैन जो होता है यह मशीन आयलिंग करने में प्रयोग किया जाता है। और जो प्लायर्स होता है तो यह हमारा कास्ट आयरन का प्लायर्स होता है और इसका जो प्लायर्स का प्रयोग करते हैं यह जाप की पकड़ने, तार काटने और मोड़ने आदि सब में हम लोग प्लायर्स का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आता है हमारा हैंड हैमर। तो हैंड हैमर का जो मटेरियल होता है यह भी हाई स्पीड स्टील का ही होता है और जो हैंड हैम रीमर होता है, तो हैंड रीमर यहाँ पे है, सॉरी हैंड रीमर जो होता है यह हाई स्पीड स्टील का होता है। यह छिद्र के आकार को थोड़ा सा बढ़ाकर परिष्कृत व विशेष फिटिंग के लिए एक्यूरेसी प्रदान करने के लिए हम लोग हैंड रीमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्रैपर। तो स्क्रैपर जो होता है यह हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बनाया जाता है स्क्रैपर। और स्क्रैपर जो होता है यह हाथ द्वारा ऊंचे बिंदुओं को खुरचकर मशीन सतह को समतल करने में हम लोग स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। 14 है कि कम्बिनेशन सेट। तो कम्बिनेशन सेट होता है कि हमारा है, तो यहाँ पे है हमारा कम्बिनेशन सेट। कम्बिनेशन सेट SS का बना होता है। यह कोई कोण अथवा झुकाव मापने तथा सेंटर हेड के बेलनाकार वस्तुओं का सेंटर निकालने में हम लोग कम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं।
तो सॉफ्ट स्टील का बनाया जाता है कम्बिनेशन सेट। और जो माइक्रोमीटर होता है यह भी सॉफ्ट स्टील का बना होता है। और ये जो माइक्रोमीटर होता है यह छोटी से छोटी माप यानी कि 0.01 mm के मापने में प्रयोग किया जाता है। और 16 नंबर क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर भी एसएस का बना होता है। यह छोटी से छोटी माप 0.01 mm के मापने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और जो वर्नियर हाइट गेज होता है यह भी एसएस का ही बना होता है। और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब जैप की ऊंचाई लगभग 0.02 mm तक माप सकते हैं इससे, वर्नियर हाइट गेज से। और वो जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है यह भी एसएस का ही बना होता है। तो इसके द्वारा किसी झुकाव या एंगल को डिग्री के बारहवें भाग या 5 मिनट तक माप सकते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा। और जो होता है हमारा स्क्रू पिच गेज, तो स्क्रू पिच गेज जो होता है यह हमारा कार्बन स्टील का बना होता है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, चूड़ी की पिच को मापते हैं स्क्रू पिच गेज के द्वारा। और है 20 नंबर का वायर गेज। तो वायर गेज जो होता है यह भी हमारा एसएस का ही बना होता है। और इसके द्वारा तार तथा चादर की मोटाई गेज व mm में मापी जाती है। और जो पाइप रेंच होता है तो पाइप रेंच यह भी हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। और यह पाइप फिटिंग को खोलने व कसने में पाइप रेंच का प्रयोग करते हैं। और जो पाइप वाइस होता है यह भी कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। और इसका जो प्रयोग करते हैं पाइप वाइस का, यह पाइपों को साधने में पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि टैप सेट। तो जो टैप सेट होता है यह हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के आंतरिक चूड़ियाँ काटने में टैप सेट का प्रयोग करते हैं। देखिए जो स्टील रूल होता है यह स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। और जो इसका यूज होता है वह स्टील रूल द्वारा छोटी माप मापी जा सकती है। और जो इसका अल्पतमांक होता है 0.5 mm तक होता है। तो यहाँ पे पूछ लेता है कि स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है, तो यह होता है 0.5 mm या आधा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा पहला कंप्लीट होता है कि स्टील रूल का जो मटेरियल होता है यह स्टेनलेस स्टील का होता है। और इसका जो अल्पतमांक होता है 0.5 mm होता है। और स्टील रूल द्वारा छोटी माप को मापा जाता है। दूसरा आता है हमारा इनसाइड कैलिपर या स्प्रिंग कैलिपर होता है। इसका भी जो मटेरियल होता है वह स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है इनसाइड कैलिपर। और जो इसका यूज किया जाता है वह किसी छिद्र, बोर का व्यास या झिर्री का व्यास मापने में सक्षम होता है इनसाइड कैलिपर। और तीसरा है डिवाइडर। तो देखिए जो डिवाइडर होता है इसका जो मटेरियल होता है यह माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है डिवाइडर। और इसका जो उपयोग किया जाता है यह स्टील रूल से माप लेने तथा मार्किंग करते समय दूरी का विभाजन करने में हम लोग डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिवाइडर होता है यह हमारा माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील, इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको टिक करके आना है। तो पूछेगा कि डिवाइडर किस मटेरियल का बना होता है, तो आपको माइल्ड स्टील मिलेगा तो माइल्ड स्टील, नहीं तो आपको हाई कार्बन स्टील, दोनों में से कोई एक मिलेगा। और इसका जो उपयोग करते हैं स्टील रूल से माप लेते समय, मार्किंग करते समय, दूरी का विभाजन करने में प्रयोग करते हैं डिवाइडर का प्रयोग। अब आता है हमारा सेंटर पंच। देखिए जो सेंटर पंच होता है यह हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। और यह छिद्रों के केंद्रों या रेखाओं को चिन्हित करने में प्रयोग किया जाता है सेंटर पंच का प्रयोग। तो यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो देखिए पंच भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको आते हैं प्रिक पंच, डाट पंच, सेंटर पंच। तो प्रिक पंच का जो एंगल होता है हमारा होता है 30 डिग्री, डाट पंच होता है 60 डिग्री, और जो सेंटर पंच होता है हमारा 90 डिग्री होता है। तो प्रिक PDC मतलब प्रिक डाट सेंटर 30 60 90, ऐसे आप रट सकते हैं। तो सेंटर पंच हमारा किसका होता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। और यह छिद्रों के केंद्रों तथा रेखाओं को चिन्हित करने में सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। पांचवा आता है हमारा स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर जो होता है यह भी हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। और स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर स्क्रू को अधिक बलपूर्वक कसने की आवश्यकता होती है। तो स्क्रू ड्राइवर हो गया हमारा कि ऐसे स्थानों पर कहाँ किया जाता है जहाँ पर स्क्रू को अधिक बलपूर्वक कसने की आवश्यकता हो, तो वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। और इसका जो मटेरियल होता है वह हाई कार्बन स्टील का होता है। छठवां है यहाँ पे कि फ्लैट कोल्ड चीजल। तो जो फ्लैट यानी कि समतल कोल्ड चीजल होता है, चीजल मतलब होता है छेनी।
तो यह भी हमारा क्या होता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और यह हल्के व पतले धातु खंडों के काटने में प्रयोग किया जाता है, कोल्ड चीजल का प्रयोग। और फाइल, फाइल मतलब होता है रेती, तो रेती का प्रयोग हम लोग चपटी सतह, वक्र सतह, झिर्री, वृत्ताकार या आयताकार सतह, प्लेन व साइज में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? फाइल यानी कि रेती का प्रयोग करते हैं। और यह जो मटेरियल रहता है यह हाई कार्बन स्टील का रहता है। तो फाइल यानी कि रेती बनाने में हम लोग हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। अब 8वां है हमारा कि डू स्लॉट पंच है। तो जो डू स्लॉट पंच होता है यह हमारा कास्ट आयरन का बना होता है और इसके द्वारा क्या होता है कि अस्थायी मार्किंग में विटनेस मार्क करने के लिए डू स्लॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तब नेक्स्ट आता है हमारा प्लग गेज। तो देखिए जो प्लग गेज होता है, तो प्लग गेज ये भी हमारा टूल स्टील का बनाया जाता है और इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब जाप की झिर्रियाँ, चौड़ी, छिद्र, व्यास आदि जांचने में हम लोग प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। तो जाप की झिर्री की चौड़ाई और छिद्र का व्यास का जांच करना हो तो वहाँ पे हम लोग प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेलीस्कोपिक गेज। तो देखिए जो टेलीस्कोपिक गेज रहता है यह जिस मटेरियल का बनाया जाता है वह हमारा टूल स्टील होता है और इसका प्रयोग हम लोग अधिक गहराई पर माप लेने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। और जो होता है साइन बार, तो जो साइन बार होता है यह हमारा स्टील का बना होता है और इस पर जाप का टेपर ज्ञात करने के लिए हम लोग साइन बार का प्रयोग करते हैं। तो साइन बार का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जाप का टेपर ज्ञात करने के लिए साइन बार का प्रयोग करते हैं और इसका जो मटेरियल होता है यह स्टील होता है। नेक्स्ट है हमारा लेथ टूल। तो देखिए जो लेथ टूल होता है तो यह हमारा होता है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है और लेथ टूल जो होता है यह लेथ मशीन द्वारा धातु को काटने में लेथ टूल का प्रयोग किया जाता है। तो टूल भी कई प्रकार के होते हैं लेकिन लेथ मशीन पर ज़्यादातर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज किया जाता है। 5वां है हमारा कि पाइप बेंडर। पाइप बेंडर जो होता है यह हमारा कास्ट आयरन का बनाया होता है और इसका प्रयोग पाइप बेंडर जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि पाइप बेंडर जो पाइप को मोड़ने का काम करता है वह हमारा पाइप बेंडर कहलाता है और यह हमारा पाइप मोड़ने में यूज किया जाता है और यह हमारा कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि एडजस्टेबल स्पैनर। तो जो एडजस्टेबल स्पैनर होता है यह भी हमारा कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है और जो एडजस्टेबल स्पैनर होता है यह हल्के कार्यों में प्रयोग किया जाता है और नट और बोल्ट को कसने में भी प्रयोग किया जाता है, एडजस्ट स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। 7वां है हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर। तो जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है यह वैनेडियम स्टील का बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है ये हमारा वैनेडियम स्टील का बनाया जाता है और यह किसी होल की गहराई अगर 0.01 mm तक मापने में सक्षम होता है। ये तो डेप्थ माइक्रोमीटर वैनेडियम स्टील का बनाया जाता है और किसी होल की गहराई को यह 0.01 mm तक शुद्धता में माप सकता है। तो जो टोंग होता है यह हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है और यह गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए और उसे उलट फेर करने के लिए यानी कि वर्कपीस जो रहता है वहाँ पे जिस पर काम किया जाता है वह गर्म अगर है तो उसे उलटने पलटने के लिए भी हम लोग टांग का प्रयोग करते हैं। तो गर्म धातुओं को पकड़ने और उन्हें उलट पलट करने के लिए हम लोग टांग का प्रयोग करते हैं और यह माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। दूसरा आता है हमारा स्वेज ब्लॉक। तो जो स्वेज ब्लॉक होता है यह हमारा कास्ट आयरन का बना होता है और यह गर्म धातुओं को इस पर रखकर विभिन्न प्रकार की आकृति बनाने में हम लोग स्वेज ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। यह वांछित आकृति यानी कि अपनी इच्छा अनुसार जो आकृति बनाना हो उसके लिए गर्म धातुओं को इस पर रखकर काम किया जाता है स्वेज ब्लॉक पर। तो यह स्वेज ब्लॉक जो होता है यह हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। तीसरा हमारा फ्लैटर्स। तो जो फ्लैटर्स होता है यह हमारा टूल स्टील का बना होता है और यह धातु जाप की सतह को ऊपर से फिनिश करने के लिए फ्लैटर्स का प्रयोग किया जाता है। चौथा है हमारा फुलर्स। तो जो फुलर होता है तो यह हमारा टूल स्टील का बना होता है और जो फुलर होता है यह लंबाई को बढ़ाने के लिए, जो सेक्शन होता है उसको कम करने के लिए तथा बीच में खांचे डालने के लिए हम लोग फुलर का प्रयोग करते हैं। तो फुलर का मटेरियल जो हो गया वह टूल स्टील हो गया और इसका लंबाई बढ़ाने के लिए या सेक्शन को कम करने के लिए तथा बीच में खांचे डालने के लिए हम लोग फुलर का प्रयोग करते हैं। और 5वां है कि एनविल। तो जो एनविल होता है यह हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की ऑपरेशन की जाती है एनविल पर।
तो एनविल पर विभिन्न प्रकार की ऑपरेशन की जाती हैं। छठा है सोवेल। तो जो सोवेल होता है यह स्टील और लकड़ी का बना होता है, तो इसका प्रयोग भट्ठी में कोयला डालने के लिए किया जाता है, सोवेल का प्रयोग। नेक्स्ट आता है हमारा रैक। तो जो रैक होता है यह हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है और यह क्या होता है कि ट्विकर पर नया कोयला रखने में हम लोग रैक का प्रयोग करते हैं। आठवां है पोकर। तो जो पोकर होता है हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है और यह भट्ठी में चिपके हुए कोयलों को अलग करने के लिए पोकर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एप्रॉन। तो एप्रॉन जो होता है यह लेदर का होता है और इसे पहनकर वर्कशॉप में काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेक। तो जो स्टेक होता है हमारा कास्ट आयरन का बना होता है और यह सीट मेटल में जाप को सहारा देने के लिए स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा स्मिथी शॉप में जो टूल यूज किए जाते हैं और वह किस मटेरियल के होते हैं और उनका क्या यूज होता है, इन सब के बारे में हम लोग देख लिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दें वीडियो को, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जो वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हमें वेल्डर केबल की ज़रूरत पड़ती है। तो जो वेल्डर केबल होता है ये हमारा किसका बना होता है, तो ये देखिए कॉपर, कॉटन और रबर, इन तीनों से मिलकर हमारा वेल्डर केबल बनाया जाता है। और इसका वेल्डर केबल का प्रयोग क्या होता है या इसका यूज किस लिए करते हैं, तो वेल्डन ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रोड होल्डर व वर्कपीस को जोड़ने में हम लोग वेल्डर केबल का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया कि वेल्डर केबल के बारे में, कि ये हमारा कॉपर, कॉटन और रबर, इन तीनों से मिलकर वेल्डर केबल बनाया जाता है और यह वेल्डन ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रोड होल्डर व वर्कपीस को जोड़ने का कार्य करता है, वेल्डर केबल। दूसरा आता है हमारा कि लंग्स ऑफ केबल। तो लंग्स ऑफ केबल जो होता है यह हमारा एल्युमिनियम का बनाया जाता है और यह केबल के सिरों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, लंग्स फॉर केबल। तो केबल के लिए जो लंग्स होता है यह एल्युमिनियम को बनाया जाता है और यह केबल के सिरों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ क्लैंप। जो अर्थ क्लैंप होता है यह हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और यह वर्कपीस तथा वेल्डिंग टेबल को अर्थ केबल से जोड़ने का कार्य अर्थ क्लैंप करता है। तो ये हो गया हमारा अर्थ क्लैंप के बारे में, कि हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है और वर्कपीस तथा वेल्डिंग टेबल को अर्थ केबल से जोड़ने का कार्य करता है। चौथा है हमारा कि आर्क वेल्डिंग टेबल। तो जो आर्क वेल्डिंग टेबल होता है हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और यह वेल्डिंग करने में प्रयोग किया जाता है, आर्क वेल्डिंग टेबल का प्रयोग। नेक्स्ट है हमारा कि वेल्डिंग टार्च। तो देखिए, जो वेल्डिंग टार्च होता है वेल्डिंग प्रोसेस में वह हमारा ब्रास का बनाया जाता है और यह गैस वेल्डिंग जब किया जाता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है, वेल्डिंग टार्च का प्रयोग। छठा है हमारा ट्रॉली। तो देखिए, जो ट्रॉली होता है यह भी हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और यह गैस सिलेंडर को रखने और मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है, ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। और है हमारा चिपिंग हैमर। तो जो चिपिंग हैमर होता है हमारा टूल स्टील का बनाया जाता है और यह वेल्डिंग बीड पर आए हुए स्लैग को उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है, चिपिंग हैमर का प्रयोग। और जो आठवां है हमारा एप्रन। तो देखिए, जो एप्रन होता है यह हमारा लेदर का बनाया जाता है और यह वेल्डिंग करते समय शरीर के अगले हिस्से पर पहनने में प्रयोग किया जाता है। नौवां है हमारा की। तो देखिए, जो की होता है यह हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, तो इसका प्रयोग जो करते हैं की का प्रयोग वह गैस सिलेंडर के वाल्व खोलने में करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर का गॉगल्स और हेलमेट। तो जो गॉगल्स और हेलमेट होता है यह आँखों की सुरक्षा के लिए पहना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गॉगल्स और जो हेलमेट होता है यह आँखों की सुरक्षा के लिए, हेलमेट जो होता है यह सिर की सुरक्षा के लिए, गॉगल्स होता है आँखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है और यह ग्लास का बना होता है। तो यहाँ पे ये इतना चीज़ हो गया। देखिए, जो बेंच वाइस होता है यह एक प्रकार का आपका क्लैंपिंग डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम लोग वर्कपीस को पकड़ने के लिए करते हैं। तो वह उसके भी कई पार्ट होते हैं और वह किस किस जो पार्ट रहता है वह किस किस मटेरियल का बना होता है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें सबसे पहले आता है कि जो नट बोल्ट और पिन होता है यह किस मटेरियल का बना होता है। तो देखिए, जो नट बोल्ट और पिन होता है यह हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि बेंच वाइस का नट बोल्ट और पिन किस मटेरियल का बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है। ज़्यादातर जो
बेंच वाइज में मटेरियल रहता है वह माइल्ड स्टील का ही प्रयोग किया जाता है। बाकी कुछ अपवाद में भी हैं जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा ही। नेक्स्ट है हमारा वाशर। तो देखिए जो वाशर रहता है यह भी हमारा माइल्ड स्टील का ही प्रयोग किया जाता है वाशर बनाने में। और जो स्प्रिंग होता है यह भी हमारा, तो स्प्रिंग है तो ये स्प्रिंग स्टील का प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो स्प्रिंग बनाने में स्प्रिंग स्टील का प्रयोग किया जाता है। चौथा है हमारा हैंडल। तो हैंडल का जो प्रयोग करते हैं तो बेंच वाइज जो रहता है इसमें हैंडल रहता है। हैंडल का प्रयोग यहाँ पे जो रहता है यह माइल्ड स्टील बनाने के लिए, माइल्ड स्टील का बना होता है। हैंडल जो होता है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। और जो बेंच वाइज रहता है इसमें गाइड नट व बॉक्स नट भी रहते हैं। और यह जिस मटेरियल के बनाए जाते हैं वह रहता है आपका गन मेटल और कास्ट आयरन। तो गन मेटल और कास्ट आयरन से हमारा गाइड नट या बॉक्स नट बनाया जाता है बेंच वाइज का। और जो बेंच वाइज का स्पिंडल रहता है यह भी हमारा क्या होता है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा जा प्लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जा प्लेटें होती हैं वह किसकी बनी होती हैं। तो जो जा प्लेट होते हैं या कास्ट आयरन का या माइल्ड स्टील केस हार्ड का बना होता है। तो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है जो केस हार्डन्ड होता है। इसके बाद आता है हमारा मूवेबल जा। तो जो मूवेबल जा होता है हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। और जो फिक्स जा होता है और जो बेस होता है यह भी हमारा कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग अलग अलग मटेरियल के बारे में देख चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ याद रखना है यहाँ पे कि जो फिक्स जा और मूवेबल जा ये जो दोनों होते हैं, फिक्स जा और मूवेबल जा, ये हमारा कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। बाकी यहाँ पे आपको नट बोल्ट और पिन और इसके बाद वाशर ये दोनों, और इसके बाद हमारा हो गया स्पिंडल, ये जो तीन होता है ये हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। जबकि हैंडल जो होता है ये हमारा माइल्ड स्टील का ये भी बना होता है हैंडल। और जो स्प्रिंग होता है हमारा स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। बहुत से जो मटेरियल होते हैं उनका फोर्जिंग टेम्परेचर कितना होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन स्टील। तो देखिए जो कार्बन स्टील रहता है इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है यह 0.5% होता है कार्बन स्टील में। और इसका जो फोर्जिंग टेम्परेचर होता है तो वह हमारा होता है 1230 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कार्बन स्टील जो रहता है जिसमें कार्बन 0.5% होता है उसका जो फोर्जिंग टेम्परेचर होता है वह 1230 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो स्टेनलेस स्टील होता है जो कि अचुंबकीय रहता है उसका जो टेम्परेचर होता है फोर्जिंग टेम्परेचर वह 1150 होता है। मगर यही अगर चुंबकीय है तो चुंबकीय के लिए आपका 1095 होता है, लगभग 1100 के पास आसपास होता है। जबकि यही अगर अचुंबकीय हो जाता है तो यह 1150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर अब बात करें निकिल का, तो निकिल का जो फोर्जिंग टेम्परेचर होता है यह भी हमारा स्टेनलेस स्टील जो चुंबकीय प्रकार का होता है उसके फोर्जिंग टेम्परेचर के इक्वल होता है। तो निकिल जो होता है यह हमारा 1095 डिग्री सेल्सियस इसका फोर्जिंग टेम्परेचर होता है। अब आता है हमारा टाइटेनियम। तो देखिए जो टाइटेनियम का फोर्जिंग टेम्परेचर होता है यह 955 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टाइटेनियम होता है कितना 955 डिग्री सेल्सियस। अगर कापर की बात करें तो कापर का जो फोर्जिंग टेम्परेचर होता है यह 900 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो ब्रास होता है यह 815 डिग्री सेल्सियस। और एल्युमिनियम जो होता है वह हमारा 300 डिग्री सेल्सियस का फोर्जिंग टेम्परेचर होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो कार्बन स्टील का जो होता है यह 1230 डिग्री सेल्सियस। स्टेनलेस स्टील जो होता है अचुंबकीय प्रकार का वह 1150 डिग्री सेल्सियस। स्टेनलेस स्टील चुंबकीय प्रकार का 1095 डिग्री सेल्सियस। और जो निकिल होता है यह 1095 डिग्री सेल्सियस। टाइटेनियम 955 डिग्री सेल्सियस। जो कापर होता है इसका फोर्जिंग टेम्परेचर होता है 900 डिग्री सेल्सियस। और जो ब्रास होता है 815 डिग्री सेल्सियस। और एल्युमिनियम का 300 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे फेरस मटेरियल होते हैं और उनका उत्पादन कहाँ कहाँ किस किस भट्टी में किया जाता है और उनमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अगर लौह धातुओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है कि कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन जो होता है इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है यह 6 से 7% तक होती है। और इसका प्रयोग हम लोग ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्टी या इसी को बोलते हैं हम लोग धमन भट्टी। तो पिग आयरन
कहाँ पे प्रयोग जो होता है, पिग आयरन का निर्माण कहाँ पर होता है? ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्ठी या धमन भट्ठी। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहे का निर्माण होता है धमन भट्ठी या ब्लास्ट फर्नेस या वात्या भट्ठी। और इसके बाद आपका आता है कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे। तो सी से होता है आपका कास्ट आयरन, सी से होता है आपका क्यूपोला फर्नेस। तो सी से क्यूपोला, सी से कास्ट आयरन। तो ये हो गया हमारा कि कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा होता है, ये हमारा क्यूपोला फर्नेस में बनाया जाता है कास्ट आयरन। और इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है यह 2 से 4.5% तक होता है। अब बात करें पिटवा लोहा। तो देखिए जो पिटवा लोहा होता है यह हमारा पी, देखिए यहाँ पे लिखा है हिंदी में पी, तो इसमें भी हिंदी में देखिए आपका प। तो प पिटवा लोहा और पुडलिंग भट्ठी में बनाया जाता है। पिटवा लोहा जो होता है या पुडलिंग भट्ठी में बनाया जाता है। और पिटवा लोहा को हम लोग राट आयरन के भी नाम से जानते हैं। और इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है यह 0.025% होता है, यानी कि इसमें कार्बन बहुत ही कम मात्रा में होता है। और पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा भी होता है, आपको भी पता होगा पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा। और यह होता है हमारा राट आयरन अंग्रेजी में नाम। और यह पिटवा लोहा का निर्माण पुडलिंग फर्नेस में बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टील या इस्पात। तो स्टील या इस्पात जो होता है यह, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज रहता है यह 0.25% से 1.5% तक होता है। तो 0.25% से 1.5% तक कार्बन का परसेंटेज होता है। और इसके लिए स्टील जो होता है इसके लिए हम लोग डिफरेंट प्रकार का फर्नेस प्रयोग करते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्टील बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था किसमें, यही ऊपर के 3 जो फर्नेस रहते थे और इनके निर्माण में आपको कन्फ्यूजन होता है, जो कि आपको यहाँ पे आज पता चल गया होगा कि जो कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन बनाने के लिए हम लोग ब्लास्ट फर्नेस या धमन भट्ठी या वात्या भट्ठी का प्रयोग करते हैं। कास्ट आयरन बनाने के लिए हम लोग क्यूपोला फर्नेस का प्रयोग करते हैं। और राट आयरन बनाने के लिए हम लोग यानी कि पिटवा लोहा बनाने के लिए हम लोग पुडलिंग भट्ठी का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के मटेरियल होते हैं और उसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बन स्टील। तो देखिए जो कार्बन स्टील रहता है इसमें जो कार्बन का परसेंटेज रहता है यह 0.05 से 2% तक इसमें कार्बन पाया जाता है कार्बन स्टील में। अब इसके बाद आता है पिटवा लोहा। तो जो पिटवा लोहा होता है इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है यह 0.02 से 0.03% तक पिटवा लोहे में कार्बन का परसेंटेज मात्रा होता है। अब है हमारा श्वेत ढलवा लोहा। तो जो श्वेत ढलवा लोहा होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज 1.75 से 2.3% तक होता है कार्बन की मात्रा श्वेत ढलवा लोहा में। आघातवर्धनीयता यानी कि मैलिएबल कास्ट आयरन जो होता है तो इसमें जो होता है कार्बन का परसेंटेज यह 2.2 से 3.6% तक इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रे कास्ट आयरन। तो जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन होता है, तो जो ग्रे कास्ट आयरन यानी होता है इसमें 2.5 से 3.75% तक कार्बन का परसेंटेज रहता है। ग्रे कास्ट आयरन यानी कि दूसरा ढलवा लोहा इसी को बोला जाता है हिंदी में। तो इसमें 2.5% से लेकर 3.75% तक कार्बन का परसेंटेज पाया जाता है। अब यहीं पे आता है इसके बाद नेक्स्ट हमारा पिग आयरन। पिग आयरन मतलब होता है कच्चा लोहा। तो जो कच्चा लोहा रहता है इसमें 3 से 4% तक कार्बन का परसेंटेज मात्रा होता है। और स्टील भी कई प्रकार के होते हैं, तो स्टील के भी बारे में हम लोग देख सकते हैं कि उसमें कार्बन का परसेंटेज मात्रा कितना होता है। तो यहाँ पे लिखा है वो कि कौन कौन सा स्टील है उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पर मृदु इस्पात। तो मृत मृदु इस्पात यानी कि डेड माइल्ड स्टील। तो मृत इस्पात जो होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है यह 0.05 से 0.15% तक मृदु इस्पात में रहता है। और जो मृदु इस्पात रहता है यह 0.15 से 0.3% तक कार्बन का परसेंटेज होता है। और जो मीडियम कार्बन स्टील रहता है यह 0.3 से 0.6% तक मीडियम कार्बन स्टील में
कार्बन का परसेंटेज मात्रा होता है, और जो हाई कार्बन स्टील रहता है इसमें 0.6 से 1.5% तक कार्बन का परसेंटेज होता है, और जो टूल स्टील होता है यह 0.9 से 1.5% तक कार्बन का परसेंटेज मात्रा होता है। तो यहाँ पे हमारा कार्बन के परसेंटेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। टूल सिग्नेचर जो साइन होता है उसमें कुछ अंक दिए रहते हैं, तो उस अंक में उसका मतलब क्या होता है या किस एंगल को बताता है, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, यानी कि टूल सिग्नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता है हमारा कि ये ऐसे आपको कोई ऐसे दे दे, एक सीक्वेंस में ऐसे नंबर दे देगा, उसमें कोई भी पूछ लेगा 10 या 20, 7, 6, 8, 15, 2, इनमें से कोई एक पूछ लेगा कि यह किस एंगल को बता रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले होता है कि जो यहाँ पे आप 7 नंबर देख सकते हैं, तो जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो सबसे पहले रहता है ये हमारा बैक रैक एंगल होता है, इसके बाद हमारा साइड रैक एंगल होता है, इसके बाद हमारा इंड रैक रिलीफ एंगल होता है, फिर इसके बाद हमारा साइड रिलीफ एंगल, फिर इंड क्लियरेंस एंगल, फिर साइड क्लियरेंस एंगल, और लास्ट में हमारा आता है नोज रेडियस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये था हमारा पूरा टूल सिग्नेचर का। अब इसे हमें याद कैसे करना है इसके बारे में हम लोग देख ले सकते हैं। जैसे कि हमें रटना है RRC, तो RRC हमें रटना है सबसे पहले। तो RRC में तो जो पहला R का मतलब होता है, आप लोग इसे रट लीजिएगा कि रैक होता है। तो पहला R का मतलब होता है हमारा रैक, दूसरा R का मतलब होता है हमारा रिलीफ। तो रैक, रिलीफ, और इसके बाद जो C होता है ये हमारा होता है क्लियरेंस। ये 3 चीज़ हमें रटना है। तो देखिए, अब ये इतना हम लोगों ने रट लिया RRC, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद जो होता है हमारा पहला है रैक। तो रैक में देखिए इसमें सबसे इंड में आपको एक जगह इंड जोड़ना है, एक जगह आपको साइड जोड़ना है, फिर यहाँ पे आपको इंड जोड़ना है, आपको यहाँ पे साइड जोड़ना है, फिर यहाँ पे आपको इंड जोड़ना है, फिर यहाँ पे आपको साइड जोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए है हमारा रैक में, तो यहाँ पे इंड रैक एंगल या इंड है मतलब सबसे अंत में है, अंत में इसी को हम लोग सबसे आप पीछे हो तो या सबसे अंत में हो, तो यहाँ पे इसलिए जो सबसे स्टार्टिंग में शुरू होता है ये हमारा बैक रैक एंगल के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको इंड रैक एंगल हालांकि देता नहीं है कहीं पर, लेकिन आप इससे रट सकते हैं कि इंड रैक एंगल या इसी को हम लोग बैक रैक एंगल, सबसे अंत में है या सबसे पीछे हैं, तो यही बैक या इंड एक ही बात है। तो यहाँ पे लेकिन दर्शाया जाता है रैक के ही नाम से, यानी कि बैक रैक एंगल। इसके बाद हमारा आएगा साइड रैक एंगल, साइड रैक एंगल हो गया। इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे इंड रिलीफ एंगल, फिर आएगा हमारा साइड रिलीफ एंगल, इसके बाद आएगा हमारा इंड क्लियरेंस एंगल, इसके बाद आएगा हमारा साइड क्लियरेंस एंगल, और लास्ट में हमारा बच जाएगा नोज रेडियस। तो इसे आप लोग ऐसे रट सकते हैं RRC। तो पहला R का मतलब क्या होता है हमारा रैक एंगल, दूसरा होता है हमारा रिलीफ एंगल, इसके बाद आता है हमारा क्लियरेंस एंगल, और इसके बाद अगर जो रैक एंगल है इसमें सबसे स्टार्टिंग में जो होता है ये हमारा बैक रहता है, तो बैक रैक एंगल, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा साइड रैक एंगल, फिर इंड रिलीफ एंगल, फिर साइड रिलीफ एंगल, फिर इंड क्लियरेंस एंगल, फिर इसके बाद साइड क्लियरेंस एंगल, और लास्ट में हमारा बच जाएगा नोज रेडियस। तो ये आप इसे ऐसे रट सकते हैं। बाकी जो रैक एंगल होता है इसे हम लोग अल्फ़ा से व्यक्त करते हैं, और जो रिलीफ एंगल होता है इसे हम लोग गामा से व्यक्त करते हैं, और ये जो है हमारा क्लियरेंस एंगल इसे हम लोग डेल्टा से, और जो नोज रेडियस होता है हम लोग R से व्यक्त करते हैं, कैपिटल R से। तो आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको अक्सर दे देता है अंक, तो उसमें पूछ लेता है कौन सा बैक रैक एंगल है, कौन सा साइड रैक एंगल है, कौन सा इंड रिलीफ एंगल है, कौन सा साइड रिलीफ एंगल है, कौन सा इंड क्लियरेंस एंगल है, कौन सा साइड क्लियरेंस एंगल है, और कौन सा नोज रेडियस बताता है। तो आप लोग इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में अगर आएगा आपके एग्ज़ाम में तो आप उसे बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ सिंबल के बारे में जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में 1 नंबर का ज़रूर क्वेश्चन आ ही जाता है। तो वो कौन कौन से सिंबल हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपको कहीं कहीं पर ऐसा मिल जाता है कि स्ट्रेटनेस का कौन सा चिन्ह होगा, तो स्ट्रेटनेस जो यानी कि सीधा दर्शाता है स्ट्रेटनेस, तो स्ट्रेटनेस के लिए हम लोग इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग करते हैं। फ्लैट, फ्लैट मतलब होता है सतह यानी कि चपटा,
तो यहाँ पे आप इसके लिए फ्लैटनेस के लिए हम लोग इस फिगर का प्रयोग या साइन का प्रयोग करते हैं। और जो राउंडनेस, राउंडनेस मतलब होता है गोल, राउंड मतलब होता है गोल, तो इससे हमारा ये सिंबल बन जाता है सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल में मतलब आप देख सकते हैं कि ये एक सिलेंडर की तरह है और इसमें एक गोला बना हुआ है, तो ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल का फिगर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेटनेस के लिए एक सीधी लाइन, फ्लैटनेस के लिए आपको फ्लैट यानी कि आपको एक चतुर्भुज की तरह बन जाएगा या आयत की तरह। इसके बाद आपका राउंडनेस, राउंड मतलब होता है गोल, तो ये राउंडनेस गोल की तरह होगा। सिलेंड्रिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेंडर की तरह है, तो हमारा सिलेंड्रिकल हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि एक लाइन का प्रोफाइल। तो जो एक लाइन का प्रोफाइल होता है उसके लिए सिंबल हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं, आधा कर्व या आधा वृत्त के आप लोग समझ सकते हैं एक लाइन का प्रोफाइल। और एक अगर सरफेस का बताना है तो लाइन है, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक लाइन, तो लाइन है तो एक लाइन का प्रोफाइल आप लोग इसे ऐसे कर दें। लेकिन जब सरफेस का प्रोफाइल करेगा तो ये आपका देखिए यहाँ पे एक क्षेत्रफल की तरह निर्माण कर देगा, यानी कि एक सरफेस का निर्माण कर देगा यहाँ पे। तो ये हमारा सरफेस का प्रोफाइल करेगा तो ये लाइन का प्रोफाइल करेगा तो ये हो जाएगा। समानांतर की बात करेगा तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे के समानांतर हैं, तो ये समांतर का हो गया सिंबल। और है हमारा कि स्क्वायरनेस, तो स्क्वायरनेस का जो सिंबल है ये है हमारा कि 90 डिग्री। यहाँ पे जो देखिए स्क्वायर रहता है, स्क्वायर यही है हमारा, तो यहाँ पे सब 90 डिग्री का ही होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा इसी का टुकड़ा दिखाया गया है, इसका मतलब है स्क्वायरनेस यानी कि लंबवत होता है या 90 डिग्री पर होता है। और एंगुलरिटी, एंगुलरिटी मतलब होता है एंगल। तो एंगुलरिटी जो एंगल होता है, एंगल को हम लोग ऐसे ही व्यक्त करते हैं इस सिंबल से, तो ये हमारा एंगुलरिटी का हो गया। पोजीशन की बात कर रहे हैं अब, तो देखिए जो पोजीशन का साइन होता है ये हमारा पोजीशन के लिए इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। संकेंद्रिता, इसका जो सिंबल होता है ये ऐसा होता है, तो संकेंद्रिता का ये सिंबल है। इसके बाद आता है हमारा समरूपता, तो समरूपता का ये हमारा फिगर ये आता है। तो ये जो सिंबल थे ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, तो एक बार आइए एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेटनेस के लिए आप एक सीधी लाइन कर देंगे, फ्लैटनेस के लिए आपके लिए एक आयत का दिखेगा, इसके बाद राउंडनेस के लिए आपको गोल दिखेगा, सिलेंड्रिकल के लिए आपको सिलेंड्रिकल और बीच में एक गोला दिखेगा। और इसके बाद एक लाइन प्रोफाइल के लिए आपको एक कर्व। जब इसी को बात सरफेस के लिए बात करेगा तो ये आपको यही आधा वृत्त हो जाएगा। सरफेस समानांतर के लिए आ जाएगा आपका डबल सिंगल, थोड़ा इंक्लाइंड हुआ। और स्क्वायरनेस के लिए आपको ये लंबवत का चिन्ह मिल जाएगा। और इसके बाद आपको एंगुलरिटी की बात करेगा तो एंगल के, और पोजीशन की बात करेगा तो ये सिंबल आ जाएगा। और संकेंद्रिता की बात करेगा तो आपको ये सिंबल मिलेगा, और समरूपता की बात करेगा तो आपको ये सिंबल मिल जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।